थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। रमज़ान का महीना चल रहा है और आमतौर पे लोगों के जहन में बात रहता है कि हमें रोज़ा रखना है, रोज़ा फ़र्ज़ भी है, जो लोग भी इस्लाम के मानने वाले हैं, ज़ाहिर है। लेकिन इसी में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मरीज़ भी होते हैं, जिनके साथ बहुत सारे ऐसे दिक्कतें होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग शुगर के मरीज़ होते हैं, हार्ट के मरीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें बहुत सारे लोग को बहाना मिल जाता है कि हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। या बहुत सारे लोग होते हैं जो कह देते हैं कि भाई तुम तो डायबिटीज़ के पेशेंट हो, इसलिए तुमको नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो नॉलेज होना चाहिए वो हमें बहुत ज़रूरी है। और जाहिर है कि अगर हम किसी अच्छे उलमा से या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से राय लेकर के, मशवरा लेकर के, और अगर हम अपने रोज़े को कज़ा करते हैं, छोड़ते हैं या फिर रखते हैं, तो शायद कि हमारे लिए दीन के तौर पे और हमारे सेहत के तौर पे, दोनों तौर पे जो है कि हमारे लिए बेहतर होता है। आज इन्हीं सब चीज़ को जानने के लिए आज हम हैं डॉक्टर MS अहमद साहब के साथ, जो कि फिजिशियन हैं और बेहतरीन डॉक्टर्स भी हैं। आपने आमतौर पे YES24 न्यूज़ पे इनका ऐड भी देखा होगा। तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि ये शुगर के स्पेशलिस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ये लोग जानते भी हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्सी होता है जिसमें लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम डॉक्टर साहब के पास हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पर। थैंक यू YES24 न्यूज़ का, और मेट्रो हॉस्पिटल सिवान और मेरे तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, और रामनवमी का भी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। रमज़ान में जो कंडीशन है, हमारे डिजीज़्ड लोग जो हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए हम लोग क्या क्या स्कोप्स हैं जहाँ पे रोज़े को रखना है या नहीं रखना है। कुछ चीज़ें वैसी भी हैं जो दरमियानी जोन में हैं, जो ग्रे जोन में है, जो शरीयतन कहाँ जायज़ है, कहाँ नहीं जायज़ है। उन सब चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बहुत आम सवाल होता है, बहुत सारे लोग के जहन में बात रहता है कि हम, आपने देखा होगा कि बहुत लोग हट्टे कट्टे रहते हैं, किसी चीज़ का उनके पास मरीज़ नहीं है, उसके बाद भी वो लोग खैर रोज़ा कज़ा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की मजबूरी रहती है, बहुत सारे लोगों को पेशेंट है कि भाई हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस कंडीशंस में मेडिकल क्या कहता है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो क्या आपको रोज़ा नहीं रहना चाहिए, या फिर कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मतलब देख करके या दवा ले करके या फिर उसका मॉनिटरिंग करके आप रोज़ा को भी रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर सर ज़रा आप बताइए। आप देखिए, दुनिया में बहुत जगहों पे मुसलमान हैं, और ये एक फ़र्ज़ अमल है जिसको करना है। जो भी लोग बालिग हैं और शऊर में हैं, मतलब कि जो मेंटली साउंड है, फिज़िकली साउंड है, मतलब जो अच्छे से अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेशेंट जो डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, और भी कई कंडीशंस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, किसी का किडनी में इन्फेक्शन होता है या फिर लिवर की प्रॉब्लम होती है, इन सब लोगों पे रोज़े के क्या फ़राइज़ हैं, रोज़े को कैसे करना है। तो टोटल वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो एक स्टडी है जहाँ पे ये रमज़ान स्टडी के नाम से इसको जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड के 13 कंट्रीज़ में इस स्टडी को कंडक्ट किया गया, और वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स ड्राइव हुए हैं। उनको हम लोग हर साल बोलने की कोशिश करते हैं, हर साल अपने पेशेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि टोटल हमारे पूरे दुनिया में लगभग 9 से 10 करोड़ का पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है, जो मुस्लिम्स हैं, और मेनली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 की हम बात नहीं कर रहे हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो वैसे मरीज़ जिनका ब्लड शुगर लेवल रमज़ान से पहले बिल्कुल कंट्रोल रहता था, आई मीन लाइक उनका फास्टिंग शुगर अगर 140, 130, 120 इसके रेंज में भी रहता था, और HbA1c लेवल जो है वो 7.2, 7.5, 8 के बिलो रहता है। तो वैसे मरीजों को आप फास्टिंग के लिए इनकरेज करना है, उनको फास्टिंग करना है, प्रोवाइडेड अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, जैसे कि रिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, किसी तरह का और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो वो पेशेंट आप बिल्कुल जो है आश्वस्त होके आप रोज़े रखें रमज़ान के। 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है रमज़ान के दरमियान। आप क्या खाते हैं, किस तरह से दिन भर का अपना जो रूटीन है उसको मेंटेन करते हैं, और रात में जब आप
सोने के लिए जाते हैं उससे पहले क्या खाते हैं और सहरी में क्या खाते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो आपको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। साथ ही साथ अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, उनसे आप कंसल्ट में रहिए, अपनी जांच कराते रहिए। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग हैं वो लोग रोज़े रख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना मॉनिटरिंग भी करेंगे, तो वो मॉनिटरिंग उनको क्या करना होता है? क्या उस बीच में उनके साथ कुछ ऐसा परेशानी होता है जैसे कि पसीना आना होता है, कमज़ोरी होता है, उल्टी आना होता है, मतलब ऐसा क्या सिम्टम होता है जिससे ताकि वो लोग भी केयर कर लें और तुरंत जो है कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर और कोई किसी से सलाह लें? आम तौर पे दो ही तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम लोग जिनको अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, मतलब कि जिसमें शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है, और एक हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं जिसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो अमूमन जो रेंज हम लोग फिक्स करते हैं वो लेस देन 70 अगर होता है हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में, तो आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। और अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो रोज़े मकरूर होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में होने लगेंगी जिसकी वजह से आपके रोज़े मकरूर होने के चांसेस हैं। तो उससे बेहतर है कि आप उसको तोड़ दीजिए। 300 के ऊपर जो आपका पोस्ट प्रेंडियल शुगर है, या फिर अगर शुगर आपने चेक करा दिन में, ये भी एक मसला है कि अगर आप शुगर चेक करते हैं तो ये इसमें रोज़े मकरूर होते हैं कि नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि आप वो हेल्थ कंडीशंस को अपने अलर्ट रहने के लिए जो अलार्मिंग साइंस हैं आपके बॉडी में उसके हिसाब से आपने चेक करा है, न कि किसी और चीज़ की वजह से। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ब्लड नाक से आ गया, मुंह से आ गया, या फिर मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं उनको ब्लड आता है, तो उस कंडीशन में रोज़े मकरूर होते हैं और उस कंडीशन में रोज़े को माफ़ी भी मिलती है, रोज़ा माफ़ भी होता है। तो उस हिसाब से आप रोज़ा कज़ा कर सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उसमें 100% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम लोग जो दवा देते हैं, या तो जो कॉम्बिनेशन की दवा होती है वो 2 टाइम की चलती होगी या फिर 3 टाइम की चलती होगी, ओरल मेडिकेशन। अब वेरी रेयर some of the patients they have this recommendation to take insulin, तो वो जो इंसुलिन लेते हैं उनके लिए भी प्रोविज़न है कि आप कैसे इसको करते हैं। ये मेन पॉइंट ही था, मेरा सवाल भी था। हाँ, बिकॉज जहाँ पे आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप आम तौर पे 4 दिन 5 दिन के बाद आपकी बॉडी शुगर जो है, बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है और बॉडी के शुगर जो है एक अच्छे नॉर्मल रेंज में बिहेव करने लगती है। तो हो सकता है कि आप जो पूरे रमज़ान के दरमियान इंसुलिन को होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद कुछ मेडिकेशंस लेके, मतलब टैबलेट लेके आप रोज़े को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये होता है ऐसा सर? बिल्कुल ऐसा हो सकता है और होता भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका शुगर लेवल अगर फास्टिंग में हम 240 बोले या 300 बोलें और HbA1c लेवल जो है वो 12 के रेंज में है, तो वैसे टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ को हम लोग इंसुलिन रिकमेंड करते हैं, जो कि 2 दफ़ा देना पड़ता है। एक सुबह में देना पड़ता है नाश्ते से पहले और एक रात को खाने से पहले। तो अब जब आप डायबिटिक पेशेंट हैं और रमज़ान में आ गए और रोज़े रखने लगे, तो आपको रोज़ा अगर रखना है तो प्री प्लानिंग करनी होगी और डॉक्टर से मिलना होगा, जो कि रमज़ान से 7 दिन 5 दिन पहले आप मिलके ये डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से। और इंसुलिन को होल्ड पे रख के आप ओरल मेडिकेशंस पे रह सकते हैं पूरे रमज़ान के बाद फिर जांच करा के फिर अगर ज़रूरत होगी तो इंसुलिन आपको लेना है, नहीं तो लेना है। रमज़ान इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग दैट वन शुड कंसीडर इट, बिकॉज अगर आप ओबेसिटी से भी ग्रसित हैं, मोटापे से भी ग्रसित हैं, तो आपके पास बहुत स्कोप है। पूरे 1 महीने का जो स्कोप है इसमें आप डाइट चैलेंज करा सकते हैं, डाइट कोचिंग करा सकते हैं, अपने डॉक्टर से मिलके एक प्रॉपर जो डाइट चार्ट है ड्यूरिंग रमज़ान उसको कैसे हमको मेंटेन करना है, ये क्योंकि 16-17 घंटे की फास्टिंग है और फास्टिंग के बाद कितना हमारा कैलोरी बर्न होगा, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इस पे भी आप बात कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो आप रिकमेंडेशन के तौर पे ले भी सकते हैं। आपने साहब अभी जो आपने मोटापा की बात कहा, तो सर मोटापे में क्या होता है कि अक्सर जो लोग दिन भर फास्टिंग रहते हैं लेकिन जैसे ही इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के बाद उनका जो एक डाइट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, काफ़ी तेल वाले लोग खा लेते हैं। तो इस कंडीशंस में उनको क्या करना चाहिए? तेल से परहेज़ करना चाहिए या फिर एज यूजुअल लोग जो खाते हैं वो खा सकते हैं, या फिर क्या ऐसा सावधानी इनको बरतना चाहिए? देखिए, उसी को हम लोग डाइट चैलेंज बोलते हैं, जहाँ पे हम हमारी जो ओबेसिटी क्लिनिक है, जो हम लोग यहाँ पे पेशेंट जो ओबेसिटी के हैं जिनसे हम डील करते हैं, उनमें एक ये टेंडेंसी होती है कि दे आर हाइपर appetizers, like they eat a lot,
छोटे छोटे फ्रिक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या फिर सम ऑफ द पेशेंट्स दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट अप इन द नाइट एंड टेक मील, लाइक कभी पुआ खा रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी चाउमीन खा रहे हैं। तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनके ऊपर एक तरह से आप लगाम लगा सकते हैं। अपने हिसाब से आप जीवन शैली में ये बदलाव कर सकते हैं कि ये रमज़ान है और इसमें रोज़े रखने हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खानी है और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं खानी है, और इसका मुझे एडवांटेज लेना है। अच्छा सर, एक चीज़ और हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इफ्तार के वक्त जो है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, जिसमें जो जैसे ठंडा वगैरह जो भी होता है जिसमें फास्ट निकलता है वो चीज़ें, तो शायद कि उससे बचना चाहिए। तो ये मेडिकल के नज़र में क्या है? ये बिल्कुल सही है, ये बात तो बहुत पहले है, क्योंकि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं वो कार्बोनेटेड होता है या फिर उसमें सोडा होता है, तो आप जब उसको पीते हैं तो वो आपको डिहाइड्रेशन कॉज करता है। तो दिन भर अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं, ऑलरेडी आपके बॉडी में पानी की कमी है, और तुरंत रोज़ा करने के तुरंत बाद, अफ्तार करने के तुरंत बाद आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया तो और डिहाइड्रेशन कॉज होगा, और आपके पेशाब होंगे, यूरिनेशंस होंगे। तो उस स्थिति में ये एडवाइजेबल है कि आप रमज़ान में अफ्तार के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक ना लें। अगर आप बहुत शौकीन हैं, उसके बिना नहीं रह सकते, तो आप रात में मतलब खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एहतियातन हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ना लें। रमज़ान अगर रोज़े आप रख रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें। एक आखिरी सवाल के, बहुत सारे सर जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको भी दवा लेना होता है। दवा चूँकि वो लोग सुबह में फजर के वक्त जब शहरी होता है उस वक्त ले लेते हैं, लेकिन दिन भर उनको परेशानी का कुछ सबब होता है, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ये एक रमज़ान जो है हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेनिंग है जो हम पूरे 1 साल इसको प्रैक्टिस करना है हमें। तो इसको एक एडवांटेज, इसको एक पॉजिटिविटी की तरफ हमको देखना चाहिए कि जो आप दवा ले रहे हैं उसमें क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, कितना हम इसको कम कर सकते हैं, खुद से कुछ टेस्ट हाँ, कितना हम कम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके हेल्थ पे बुरा ना पड़े, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, साथ साथ कोई कार्डियक मेडिसिन भी ले रहे हैं जिसमें आप ब्लड प्रेशर के मेडिसिन हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, आप उसके बाद फिर रोज़ा रखते हैं, तो उस दरमियान हो सकता है चक्कर आए, पसीना हो, भूख बढ़ जाए, या फिर आपको कुछ काम करने का मन न करे, सुस्ती हो जाए। तो उस स्थिति में यही है कि आपके ब्लड प्रेशर कम हो जा रही है, बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। तो जो दवा आप पहले से ले रहे हैं उसमें जितनी भी मॉडिफिकेशन के स्कोप है वो डॉक्टर से मिलके और उसको कर लेना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद है कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बात बताया, खास करके बीपी को लेकर के, हार्ट को लेकर के या फिर शुगर को लेकर के। जाहिर है कि थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर हम अपने आप को अमल में ला देते हैं तो हमारा रोज़ा भी सही हो जाएगा और हमारे जो दीनी अमल होती है उसमें भी हमारा इजाफा भी होगा। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जानकारी के बगैर कम लोग रोज़ा छोड़ देते हैं या फिर बीच में ही रोज़ा छोड़ देते हैं, या फिर लोग होता है कि बहुत सारे लोग सजेशन भी कर देते हैं कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो जाहिर है कि आज के इस इंटरव्यू से खास करके जिस तरीके से MS अहमद साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता दिया, तो उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में आगे भी काम आएगा और जो बाकी अभी मरहला बचा हुआ खास करके रमज़ान का, उसका भी आप भरपूर आनंद दे सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।